देखिए, अगर बात करें भारत की नदी, हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी आती हैं। हिमालयी नदी के अंतर्गत कौन सा आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु हिमालय के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप को, ये दक्षिणी भारत को, इसके अंदर क्या आता है? मध्य भारत और दक्षिणी भारत आता है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आता है ना। देखिए, उद्गम का मतलब क्या होता है? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। और मुहाना होता है, मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर नदी जाकर गिरती है या जहाँ पर नदी समाप्त होती है, उसे मुहाना कहते हैं। पूर्व में बंगाल खाड़ी है, पश्चिम में क्या है भैया? अरब की खाड़ी है। अरब की खाड़ी का एक पार्ट है क्या? खंबात खाड़ी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंधु नदी के बारे में। देखिए, इस वीडियो में सिंधु नदी की बात करेंगे। देखिए, सिंधु नदी यहाँ से शुरुआत होती है। तो सिंधु नदी यहाँ से मतलब यहाँ चीन है, चीन के अंदर क्या पड़ता है? तिब्बत, है ना। तो तिब्बत, तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील में, ये सब चीन में है। तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हुए ये भारत में जाता है, मतलब चीन, फिर ये भारत में प्रवेश किया, फिर ये पाकिस्तान गया। यहाँ से सिंध जाती है ना। लिखा कि सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, फिर भारत के लद्दाख से पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में गिरती है। क्योंकि इधर से कैसे क्या? क्योंकि इस साइड पश्चिम में क्या है? अरब सागर है ना। तो सिंधु नदी ऐसे जाता है। तो उद्गम स्थल सिंधु का क्या है? सिंधु का उद्गम स्थल जहाँ से निकलती है, यहाँ से उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है ना। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील है। और मुहाना क्या है? मतलब अंत। मुहाना से मतलब क्या है? अंत। अंत है, अरब सागर गिरती है तो अंत, मुहाना अरब सागर हो गया। सिंधु सतलज नदी के बाहर मानसरोवर झील से निकलती है, बाकी 4 नदी भारत से उद्गम होता है। देखिए, सिंधु और सतलज, देखिए साथ साथ सिंधु हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? सतलज हो रहा है ना। तो केवल सिंध और सतलज जो है नदी भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती है, मतलब यहीं से सिंध और सतलज नदी के बाहर, मतलब देश के बाहर, भारत के बाहर से मानसरोवर झील निकलती है। बाकी जो 4 नदियां हैं, सिंधु नदी की कुल 6 सहायक नदियां हैं। 4 नदियां भारत से निकलती हैं और 2 नदियां सिंधु और सतलज साथ से हैं। ये भारत के बाहर से निकलती है, बोलो तो चीन के तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। अगर हम बात कर लेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी, तो लाइन से आप याद कर लीजिए: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। देखिए, सिंधु नदी 3 देशों से होकर जाती है, मैंने बताया आपको, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, तिब्बत कहो या तिब्बत के मानसरोवर झील को या चीन को। कौन कौन से? सिंधु और सतलुज है। सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान, सिंधु नदी तंत्र के लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंध जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के दस्तावेज थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिंधु नदी में कुल 6 नदियाँ थी, जिसमें ऊपर की 3 पाकिस्तान को अधिकार हो गया। पाकिस्तान का अधिकार किस नदी पे? तो पाकिस्तान जो है सिंधु झेलम चिनाब पर अधिकार पाकिस्तान का, जबकि नीचे की 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलुज है ना, रावी, ब्यास, सतलुज जो है भारत का इस पे पावर है। सिंधु नदी के सहायक नदियों के स्थल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, चिनाब को उद्गम स्थल का, चिनाब नदी कहाँ पाई जाती है? देखिए, चिनाब को उद्गम स्थल की बात कहें, ये चिनाब नदी कहाँ पाई जाती है ना। तो चिनाब नदी बारह लचकदरा से निकलती है। 12 लचकदरा हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और मुहाना बोले तो अंत कहाँ है? सिंधु नदी में। क्योंकि देखिए, सहायक नदी का मतलब ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी की, तो जितने भी ये हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब सिंधु की सहायता करेंगी। कहने का मतलब है सिंधु में जाकर मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी मतलब वहीं उनका अंत होगा। तो मुहाना उनका क्या होगा? सिंधु नदी होगा। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को, देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना था। चंद्र और भागा दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा चिनाब नदी को कहते हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलते हैं दूसरी की ओर। सहायक नदी का मुहाना सिंधु नदी है, क्योंकि सभी ही नहीं सहायक हैं सिंधु, क्योंकि सिंधु की सहायता करेंगे, इसलिए सिंधु जो है। अगर हम बात कर लें झेलम का, देखिए झेलम नदी का उद्गम क्या है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, जितनी भी नागिन झील हैं वो मेरी नाक को
वो सब जम्मू कश्मीर में ही है ना। तो वेरीनाग को आम आदमी नहीं झेल सकता है, मतलब वेरीनाग को आम आदमी नहीं झेल सकता है, मतलब वेरीनाग जो झेलम में है। इसका मुहाना कहाँ होगा, मैंने बताया आपको कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो जाकर जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं, मतलब कि अंत उनका सिंधु नदी में होता है। तो है ना, तो मुहाना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, चिनाब। देखिए है ना, मुहाना क्या है, चिनाब है। देखिए चिनाब का जो मुहाना है वो तो सिंधु नदी है, क्योंकि चिनाब का मुहाना सिंधु नदी है, क्योंकि हम जानते हैं चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं चिनाब, सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी बहन ये है। तो बाकी जो हैं वो सब इसी की सहायता से मतलब जाएंगी। तो बाकी का जो मुहाना होगा, जो अंत होगा, वो क्या होगा, चिनाब होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि झेलम, झेलम देखिए वेरीनाग झील से उद्गम स्थल, मुहाना देखिए चिनाब है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। देखिए श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। चलते रावी की ओर, रावी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा है ना। रोहतांग दर्रा कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। इसका भी अंत कहाँ है, मुहाना कहाँ है, चिनाब में है। देखिए लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। देखिए सतलुज जो है राकसताल से उद्गम होता है सतलुज का। राकासाल कहाँ है, तो मानसरोवर झील तिब्बत चीन से है। इसका भी अंत कहाँ होता है, चिनाब में होता है। भाखड़ा है ना। और क्या लिखा है, केवल दो नदी सिंधु और सतलज चीन के तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं, मैंने बताया था आपको। और बाकी की 4 झील जो हैं है ना, वो भारत में निकलती हैं। देखिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। देखिए जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी और जो है रावी नदी, इनका दोनों का उद्गम स्थान सेम है। ब्यास और रावी का उद्गम स्थान सेम है, रोहतांग दर्रा से निकलती हैं। लेकिन इसका जो अंत है ये सतलुज में होता है। ब्यास का अंत जो है कहाँ होता है, सतलुज में होता है। लेकिन रावी का अंत कहाँ होता था, चिनाब में होता था, है ना। रोहतांग दर्रा देखिए हिमाचल प्रदेश में है। केवल 2 नदी, देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, रावी लिख दीजिए आप। रावी से रा से हो गया रावी, वी से हो गया ब्यास, दोनों का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा। लेकिन अंत जो है रावी का अंत चिनाब से हो रहा है, लेकिन ब्यास जो है का अंत कहाँ से हो रहा है, सतलुज हो रहा है। देखिए है ना, लेकिन ब्यास का मुहाना सतलुज है। देखिए ब्यास नदी भारत में ही स्टार्ट होती है और भारत में ही अंत हो जाती है। देखिए एक ब्यास नदी ऐसी है जो भारत में स्टार्ट होती है और भारत में ही अंत हो जाती है। और कोई भी नदी मतलब सिंधु नदी की जो सहायक नदी है और कोई अंत नहीं होती, इसलिए यह जो है इसका अंत इसलिए सतलुज में हो जाता है। वरना अगर ये भारत में ही उत्पन्न होती है, भारत में ना समाप्त होती, तो ये भी चिनाब में जाती है। लेकिन ब्यास नदी ऐसी है जो भारत में स्टार्ट होती है और भारत में ही अंत होती है। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकलती है। देखिए अगर बात कर लें कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, है ना, तो सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र, ये तीनों सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर जाती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जाती है, तो चीन से है ना, चीन से गया, फिर यहाँ गया, भारत में गया, फिर यहाँ से क्या गया, बांग्लादेश गया, है ना। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 32 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम जान लेते हैं। देखिए एक अरुणाचल प्रदेश में क्या दर्रा पाया था, नामचा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से बांग्लादेश में निकलते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत को या तिब्बत के मानसरोवर झील को या चीन को। देखिए तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, दिल धको, दिल से दिबांग, ला से लोहित, से खूनी नदी कहते हैं। धा से हो गया धनसिरी, को से हो गया कोपिली नदी। ये सब कौन सी है, बाएं सिरे से मिलने वाली नदी है। तो दाएं सिरे से मिलने वाली नदी कौन सी है ना, तीस्ता जो कहाँ से निकलती है भैया,
तीसरा जो है चोलामू झील से निकलती है ना। देखिए चोलामू झील में ही, चोलामू झील क्या है, तो चोलामू झील के बारे में जानते हैं हम। भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम में है ना। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है या सिक्किम में है ना। और बात कर रहे थे कि दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी, तो संकोश, मानस और सुबनसिरी। देखिए हम बात कर रहे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 25 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से जाती है, देखिए भारत और बांग्लादेश। अब थोड़ा जान लें गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश में जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से जाती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से जाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री हिमानी को जैसे इल्म कहते हैं ग्लेशियर। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री हिमालय से हुआ है। देखिए गंगा नदी पहले से क्या थी, तो एक गंगोत्री हिमानी होता है, एक होता है सतोपंथ हिमानी। देखिए गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी, और सतोपंथ नदी से निकलता है अलकनंदा नदी। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, देवप्रयाग स्थान में मिलते हैं, तो यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, यही बात लिखा गंगोत्री हिमानी से क्या निकलती है, तो गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। गंगा नदी 2 संगम के संगम से बनी है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। देखिए अगर बात कर ले कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग स्थान में मिलते हैं, यहीं से गंगा नदी नाम हो जाता है। अलकनंदा प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के तट पर है। गंगोत्री हिमानी है, संतोपंथ हिमानी। यहाँ पे देखिए 5 प्रयाग होते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना। तो देखिए बात कर लें कि देवप्रयाग, देखिए इसमें अलकनंदा कॉमन है, बस इसमें ये डिफरेंट है। देखिए हम जानते हैं कि देवप्रयाग कब बनता है, देवप्रयाग अलकनंदा पहले भागीरथी से बनता है। बात कर लेते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कैसे याद कर लेंगे, भगवान विष्णु के चरणों में धूल से निकली थी। भगवान विष्णु के चरणों के धूल की गंगा निकली थी। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी है, कर्ण प्रयाग में आपको याद करना है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा सब में कॉमन है। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी है। रुद्र प्रयाग में मतलब भगवान भोलेनाथ, तो रुद्र ने गंगा को मंद कर दिया, तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, है ना। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे देखिए गंगा की बात करें तो उत्तराखंड से निकलती है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हरिद्वार में आती है ना। तो गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद चलते हैं आगे, है ना। उत्तराखंड में क्या पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। फिर उसके बाद आता है यूपी में आता है कन्नौज से देखिए सबसे ऊपर से आती है। उत्तराखंड से क्या आती है, तो उत्तराखंड से रामगंगा आती है ना। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है और बाएं ओर से मिलती है। आगे चलते हैं प्रयागराज में, यहीं पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। उसके बाद चलते हैं गाजीपुर की ओर, गाजीपुर चलते हैं। अगर हम बात कर लें कि फुलहर झील, देखिए पीलीभीत कहाँ पड़ता है, पीलीभीत यूपी में पड़ता है। तो पीलीभीत में फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। एकमात्र गोमती नदी समतल मैदानी भाग से निकलती है ना। अगर बात कर लें कि गोमती नदी केवल एक है जो केवल समतल मैदानों से निकलती है। अगर हम बात कर लें कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री हिमानी है। वही उत्तराखंड के पूंछ से यमुनोत्री हिमानी है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं, यमुना को कालिंदी भी कहते हैं और गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगर बात कर लें कि यमुना नदी की, देखिए यमुना नदी में जो है 3 लोग जो है
तीन जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो KBC है ना, KBC, के से हो गया केन, बी से हो गया बेतवा, सी से हो गया चंबल, है ना। तो बात कर ले चंबल नदी कहाँ हो, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। देखिए चंबल नदी में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर बात कर ले कि बेतवा नदी, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अगर बात कर ले केन नदी, तो केन नदी भी कहाँ पाए, देखिए ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मतलब केन, बेतवा और चंबल नदी ये तीनों मध्य प्रदेश निकलती हैं, है ना। तो बात कर रहे थे बेतवा, बेतवा विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश निकलता है। केन जो है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए चंबल नदी चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। पीलीभीत में फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है। एकमात्र गोमती नदी है जो समतल मैदानी भागों से निकलती है। अगर बात कर लें कि काली नदी है ना, काली नदी जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। देखिए नेपाल से कौन सी निकलती है, तो नेपाल से काली नदी और कर्णाली नदी निकलती है ना। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं और कर्णाली नदी को भारत में घाघरा के नाम से जानते हैं। तो जब काली नदी और कर्णाली नदी मिलती है तो घाघरा नदी बनती है ना। तो घाघरा नदी कहाँ पे जाती है, छपरा। छपरा कहाँ पड़ता है, बिहार में। अगर हम बात करें कि दामोदर नदी देखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। यह ट्रिक बताएं, बगल में दाम बैठा है तो बगल से हो गया बंगाल से दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और बात कर ले कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ना। सोन नदी डायरेक्ट दाएं ओर से गंगा में मिलती है एकमात्र, है ना, पटना के समीप मिलती है। देखिए सोन नदी पटना के समीप आकर गंगा से मिलती है। देखिए एकमात्र सोन नदी है जो डायरेक्ट गंगा से आकर मिलती है। हम बात कर रहे थे नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, तो नेपाल से काली और कर्णाली जिससे घाघरा बनता है। तो काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। गंडक की बात कर लें तो गंडक नदी सोनपुर के समीप आकर गंगा में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला के समीप गंगा में आकर मिलती है। अगर कोई पूछे कि नेपाल से कौन कौन सी नदी निकलकर गंगा में मिलती है, कोई आपसे पूछे कि नेपाल से कौन कौन सी नदी निकल गंगा में मिलती है, तो 4 हो जाएंगी। अरे भाई काली कर्नाली को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, घाघरा बन जाएगा। तो काली कर्नाली का मतलब घाघरा, गंडक, कोसी नदी है मार्ग पर मिलती है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में आकर मिलती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी पाई जाती है। देखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से ही महानंदा नदी निकलती है। महानंदा गंगा की आखिरी सहायक नदी है। देखिए महानंदा गंगा की आखिरी सहायक नदी है। देखिए पहली रामगंगा तो आखिरी महानंदा भारत में गंगा की सहायक नदी है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं और कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के तट पर बसा है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में जमुना कहते हैं और जबकि गंगा को पश्चिम बंगाल में पद्मा कहते हैं। गंगा को पश्चिम बंगाल में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं। देखिए पद्मा और जमुना और मेघना। देखिए पद्मा जो है गंगा नदी बांग्लादेश में निकलती है तो पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम बंगाल में तो जमुना कहते हैं। तो जब पद्मा जमुना मेघना जो मिलती है तो मेघना नदी बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम बांग्लादेश में होता है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है भैया, बांग्लादेश में हो रहा है।
तो उसे क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ना। अगर बात करें डेल्टा क्या होता है, तो जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। नदी के मुहानों पर समुद्र में गिरती है, इसी भूभाग का आकार त्रिभुज जैसा होता है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बात कर ले कि गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र, कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगर समतल मैदान की बात आएगी तो वह गोमती नदी होगा। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बगल में दाम बैठा है। गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से है तो गोमती नदी से होगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई कहेगा कि गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी या समतल भाग से है तो गोमती नदी होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगर बात कर लें कि यमुना की सहायक नदी कितनी, तो यमुना की सहायक नदी 3 है। के बी सी, के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल, ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है कहने का मतलब है कौन सी सहायक नदी नहीं, जो नदी मिलेगी वह तो उसकी सहायता करेगा तो उसकी सहायता होगी। ये कह रहा कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती, कहने का मतलब है कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो केन, बेतवा, चंबल हम जानते हैं कि ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सोन जो है ये नहीं है ना। दामोदर नदी की बात कर लें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यह देखिए झुरा नागपुर के पठार से निकलती है और यह दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी किस क्षेत्र से, तो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बात करें प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत आता है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। देखिए प्रायद्वीपीय नदी होती है जो मौसम पर निर्भर होती हैं। इनमें जल का स्रोत वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में नदी का जल छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्रायद्वीपीय नदी गर्मी में सूख जाती है, लेकिन कुछ एक नर्मदा नदी एक ऐसी है मात्र प्रायद्वीप नदी में जो में वर्ष भर वर्षा रहता है। देखिए हिमालय नदी का होता है, हिमालय नदी का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षावाहिनी होती है, इसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल है। अगर हम बात करें कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप को या दक्षिणी पठार को या मध्य भारत को या दक्षिण भारत को, मतलब नीचे का ऐसा स्थान, मतलब तीन ओर से जल भाग इधर इधर तीन भाग से जल का स्थान और एक स्थान से भूमि हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिसुला कहते हैं, है ना। और प्रायद्वीप को ही देखिए दक्षिण भारत भी कहते हैं। देखिए खाड़ी हो या बेक हो, देखिए प्रायद्वीप को उल्टा खाड़ी होता है। इसमें कहा था कि 3 भाग जल था, 1 भाग भूमि था, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, 3 भाग भूमि होगा और 1 भाग जल होगा। तो ये देखिए 3 भाग, ये देखिए ऐसे ऐसे 1 2 3, 3 भाग जल से है, 1 भाग क्या है ना, 3 भाग देखिए 1 भाग जल से है ना, 1 भाग जल से है और 3 भाग जो ये स्थल है ना, तो खाड़ी होगा। अगर हम बात कर लें कि प्रायद्वीप को उल्टा खाड़ी होता है, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपरणी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, साबरमती, माहिर, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेरी, पेरियार, भरतपूजा। चल लेते हैं, बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार कहाँ है, झारखंड में है। छोटा नागपुर के पठार कहाँ भी है, झारखंड में है। देखिए बहाव क्षेत्र क्या है, जब उद्गम स्थल झारखंड तो झारखंड से कहाँ पश्चिम बंगाल में जाएगी। जब बंगाल खाड़ी पड़ है तो उनका अंतर यहाँ बंगाल खाड़ी में ही होगा। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिलती है। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। रांची का पठार कहाँ पे, झारखंड का राजधानी जानते हैं रांची होता है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड राजधानी क्या होता है, रांची होता है। तो रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। भाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर हम बात कर लें कि वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो क्योंझर पठार कहाँ से होता है, उसका उद्गम स्थान देखिए उड़ीसा से है ना। बहाव क्षेत्र उड़ीसा से बंगाल की ओर। देखिए 4 नदी झारखंड से निकलती हैं, है ना।
निकलते हैं या उद्गम स्थल। तो 4 नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, इनका उद्गम स्थान झारखंड है। लेकिन जो बैतरणी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? उड़ीसा के क्योंझर पठार से है। बात कर लेंगे ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी देखिए झारखंड से 2 नदी निकलती हैं, शंख नदी और कोयल नदी। इन दोनों का जब यहाँ पे संगम होता है यहाँ पे राउरकेला में, राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो यहीं से हमारा ब्राह्मणी नदी निकलती है। देखिए दोनों नदी, शंख नदी और कोयल नदी झारखंड से, शंख नदी और कोयल नदी का संगम जो है उड़ीसा में राउरकेला स्थान पर होता है। यहीं से दोनों के संगम से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, ब्राह्मण लोग शंख बजाते हैं। या ब्राह्मण ने कहा शंख कौन बजाया, या शंख कौन बजाया। तो ब्राह्मण से मतलब हो गया ब्राह्मण नदी का जो बनता है वो कैसे बनता है? शंख, शंख से शंख नदी, कोय बजाया मतलब कोयल नदी। तो शंख नदी और कोयल नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। और ब्राह्मणी नदी में जानते हैं बंगाल खाड़ी में गिरती है। बात कर ले कि महानदी, महानदी देखिए छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी? तो सिन्हावा पहाड़ी, सिन्हावा पहाड़ी से महानदी निकलती है ना। अगर बात कर लें कि उड़ीसा के कटक शहर में महानदी डेल्टा बनाती है, उड़ीसा के कटक शहर में महानदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोक या जौक नदी महानदी की सहायक नदी हैं। अगर पूछे कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की सहायक नदी तेल नदी और जोक नदी है। अगर बात कर ले गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में है। अगर हम बात कर लें कि बहाव क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, विशेषता बात कर लें कि गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत को या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली भारत की अगर बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा है। फिर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी भैया है? गोदावरी है। और तीसरी बात कर लें तो कृष्णा। भारत में बात करें तो गंगा नंबर 1 पर गंगा है, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पर कृष्णा है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। फिर दूसरे स्थान पर कौन है प्रायद्वीपीय भारत में? प्रायद्वीपीय भारत में दूसरे स्थान पर सबसे लंबी नदी कृष्णा है। देखिए गोदावरी को गोद ले लें, गोद किसको लोगों? वृद्ध लोगों को। तो गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी को कहते हैं। नासिक जो है, जो महाराष्ट्र का नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है। देखिए गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हैं? तो पूर्णा, मंजीरा, मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा मिलकर प्राणहिता बनती हैं। इंद्रावती, सबरी, ये सब किसके भैया हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। बात कर लें कि कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी के बारे में बात कर लें कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती कृष्णा नदी कहाँ से निकलती भैया? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। बहाव क्षेत्र बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। देखिए विशेषता, कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, फिर कृष्णा नदी है। मैंने ट्रिक बनाया, गोद में कृष्णा बैठे हैं, गोद में कृष्णा बैठे हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत सबसे नंबर 1 नदी गोदावरी है, फिर कृष्णा नदी है। देखिए जो कोयना है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। देखिए कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा भाग इसी में रहता है शायद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवनधारा कहते हैं। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। बात कर लें कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हैं, तो कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ना। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदियाँ? तो कृष्णा की सहायक नदियाँ। बात कर लें पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के कोलार से पेन्नार नदी निकलती है। कर्नाटक के कोलार से पेन्नार नदी निकलती है। देखिए कोलार किसके लिए फेमस है? कर्नाटक का कोलार जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है।
है ना। अगर बात करें कावेरी नदी, तो कावेरी नदी को हम जानते हैं कि दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं। इसे पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है। देखो कावेरी का उद्गम स्थान क्या है, तो कावेरी का उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है ना। कर्नाटक से तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी। विशेषता कावेरी नदी को दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। मतलब प्रायद्वीप भारत में और नदी सूख जाती है, लेकिन कावेरी नदी सदाबहार वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि कावेरी को इसीलिए ये पूरे वर्ष में पानी भरा रहता है, इसलिए कावेरी को दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं। क्योंकि देखिए मानसून आते समय केरल कर्नाटक से जून से मानसून आता है। जून में मानसून आता है, जिससे कि कर्नाटक में वर्षा होती है, और जब मानसून लौटता है तो नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में के कोरोमंडल तट से टकराकर वर्षा होती है ना। इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है कावेरी नदी। अगर हम बात कर लें कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, इसके देखिए यहाँ पे श्रीलंका के आगे क्या है, राम सेतु है। देखिए इसके इस ओर क्या है, पाक खाड़ी है, और इसके इस ओर क्या है, मन्नार खाड़ी, इसके यहाँ पे है ना। बात कर ले कि वैगई नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है ना, और पाक की खाड़ी में गिरती है। और मदुरै शहर में क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै में क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। तो मदुरै वैगई नदी के तट पर है। अगर बात कर ले कि ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु से निकलती है, तो ताम्रपर्णी नदी और वैगई नदी ये दोनों तमिलनाडु से निकलती है। ये भी तमिलनाडु निकलती है, लेकिन ये जो है इसका अंत पाक की खाड़ी में होता है, इसमें होता है। लेकिन जो ताम्रपर्णी है इसका अंत कहाँ, मन्नार खाड़ी में होता है इसके स्कोर। तो कैसे याद करेंगे आप, ताम्र से देखिए मैट्रिक बनाए, ता से क्या होगा, तमिलनाडु से निकलती है। माँ से मन्नार खाड़ी, मतलब ताम्र वाली मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तो वैगई नदी जाहिर सी बात है पाक की खाड़ी में गिरेगी। अगर बात कर लें कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर का पार्ट ही खंभात का खाड़ी है। देखिए लूनी नदी की बात कर लें हम। देखिए लूनी नदी कहाँ निकलती है, तो लूनी नदी अजमेर कहाँ पड़ता है, तो अजमेर भैया राजस्थान में पड़ता है। तो लूनी नदी अजमेर जिले के, लूनी नदी अजमेर के, और अरावली पहाड़ी राजस्थान में पड़ती है, और अजमेर भी राजस्थान में है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, अजमेर के अरावली पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। बहाव क्षेत्र राजस्थान से निकलती है, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ना। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, चाहे न तो अरब सागर में गिरती है और ना ही खंभाती खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी राजस्थान में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में उत्पन्न होती है ना, तो इसलिए लूनी नदी को राजस्थान में बहने के कारण लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। अगर बात कर लें कि साबरमती नदी देखिए कहाँ से निकल रही थी, वो निकल रही थी अजमेर ज़िले से। ये निकल रही उदयपुर ज़िले से साबरमती नदी निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान तो वही है। बहाव क्षेत्र का राजस्थान से गुजरात खंभात खाड़ी में गिरती है। ये जो साबरमती है ये खंभात खाड़ी में गिरती है। और लूनी तो लुप्त हो जाती थी भैया। लूनी नदी लुप्त हो जाती थी, मतलब ये कहीं नहीं जाती थी। लेकिन जो भैया हमारे साबरमती है, ये खंभाती खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो गुजरात में है, ये साबरमती नदी के तट पर हैं। साबरमती नदी के तट पर कौन है, अहमदाबाद और गांधीनगर। बात कर ले कि माही नदी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती माही नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, मैंने बता दिया आपको। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी निकलती है। बहाव क्षेत्र एमपी राजस्थान वो है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर बात कर लेकिन नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को उद्गम क्या है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। और आप जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है भैया, मध्य प्रदेश में बहती है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है, एमपी महाराष्ट्र गुजरात पे खंभाती खाड़ी। देखिए इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं, और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं भैया। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, लेकिन
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 87% भाग इसका इसी में रहता है। ठीक है, देखिए जब सतपुड़ा पर्वत जब ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो इसे मैकाल पर्वत कहते हैं। ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये जब छत्तीसगढ़ में आगे चला जाता है तो इसे मैकाल पर्वत कहते हैं। और मैकाल पर्वत सबसे ऊँची चोटी क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी के कुछ भाग MP व कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है। जो अमरकंटक की पहाड़ी है वो कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग क्या है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, 87% भाग नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी की जीवन धारा कहते हैं। मध्य प्रदेश की